हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इधर कई दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी, कुछ हेल्थ इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, बट अब हम लोग अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखेंगे। अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? विटामिन ए के बारे में। उसके क्या कार्य है, उसके केमिकल नेम क्या है, इन सभी के बारे में हमने देखा था। अब आज हम लोग विटामिन डी, विटामिन ए, डी, ई, के, हम लोगों के वाटर सलूबल जितने भी विटामिन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और फैट सलूबल जो है उसमें विटामिन ए है जो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी, ई और के हमारा जो है ये फैट सलूबल विटामिन है। तो आज हम लोग विटामिन डी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। ओके, तो 1 सेकेंड। तो विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम क्या है हमने आपको बताया था। एक दिन मैंने बताया था, मतलब जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और सभी के केमिकल नेम के बारे में 10 या 12 मिनट का कोई लेक्चर है, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें हमने सारे विटामिन के जितने केमिकल नेम है और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको मैंने एक ग्राफ चार्ट के माध्यम से समझाया था। तो आप लोगों को याद होगा, अगर देखा होगा, तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेराल। क्या है? कैल्सीफेराल। ओके, तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेराल है, और इसका इसको सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। एंटी तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेराल है, और विटामिन डी को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। कौन से नाम से? इसको विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। एंटी रिकेट्स विटामिन इसलिए क्योंकि यह रिकेट्स होने से बचाता है। यह जो इसकी मात्रा पर्याप्त होने पर हमारी बॉडी में हमको रिकेट्स नहीं होता है, इसलिए इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं और सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। इस कारण इसको क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेराल है। इसे सनशाइन और एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है? विटामिन डी जो होता है यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है और जल में अघुलनशील होता है। हमारा विटामिन डी क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है और जल में अघुलनशील होता है, और यह ताप, अम्ल, क्षार के प्रति स्थिर होता है। विटामिन डी क्या होता है? अम्ल, क्षार और ताप के प्रति स्थिर होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। विटामिन डी जो है फ्रेंड्स, यह 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? D2 और D3। विटामिन डी हमारा 2 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन सा है? D2 और D3। ओके, हमारा विटामिन D2 जो है इसे आर्गो कैल्सीफेराल और आर्गो एस्टेरॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? D2 को आर्गो
आर्गो कैल्सिफेरॉल और आर्गो एस्टेरॉल। विटामिन डी को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन डी को दो भागों में, D2 और D3। D2 को हम आर्गो कैल्सिफेरॉल और आर्गो एस्टेरॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आर्गो एस्टेरॉल के नाम से जाना जाता है। यह पादप ऊतकों में पाया जाता है या खमीर और इष्ट में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह पादप ऊतकों में पाया जाता है, साथ ही खमीर और इष्ट में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप ऊतकों में। और किसमें? खमीर और इष्ट में भी यह पाया जाता है। ओके, तो आर्गो कैल्सिफेरॉल या आर्गो एस्टेरॉल जो है यह पादप ऊतकों में और खमीर और इष्ट में पाया जाता है। D2 को हम आर्गो एस्टेरॉल या आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं और D3 को हम किस नाम से जानते हैं? कोल कैल्सिफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल कैल्सिफेरॉल। D3 को हम कोल कैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कोल कैल्सिफेरॉल के नाम से। अब यह जो है हमारा डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा? D3 यानी कोल कैल्सिफेरॉल का निर्माण D7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के द्वारा यह बनता है। अब हमारा जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है यह सूर्य के सूर्य के प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें हैं उनके संपर्क में आने पर यह विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो विटामिन D3 क्या है? कोल कोलेस्ट्रॉल जो है यह किसके? 7 डी कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनता है। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है। D3 जो है यह 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के द्वारा से बनता है। किससे बनता है? D3 जो हमारा है यह 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है और हमारा जो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है यह हमारा परावैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज किरणें है परावैंगनी किरणों के संपर्क से किसमें परिवर्तित हो जाता है? विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। हमने आपको बताया था ना फैट वाले चैप्टर में कोलेस्ट्रॉल जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो सेम वही चीज है। D3 जो है ये जो है यह 7 डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है और जब 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनके संपर्क में आती है तो वह विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन डी को दो भागों में बांटा गया या दो प्रकार के होते हैं, विटामिन D2 और D3। D2 को आर्गो कैल्सिफेरॉल या आर्गो एस्टेरॉल कहते हैं। यह पादप ऊतकों में खमीर और इष्ट में पाया जाता है। और D3 जो होता है इसको कोल कैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये जो है कोल कैल्सिफेरॉल जो होता है ये 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनता है और 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब परावैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं तो वह विटामिन डी में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके,
आई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए आप लोग अगर करना चाहते हैं तो। अब हम देखेंगे विटामिन डी के कार्य। विटामिन डी के कार्य। वीडियो को अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। विटामिन डी को दो भागों में बांटते हैं, D2 और D3। तो विटामिन डी के कार्य क्या है? विटामिन डी के कार्य। विटामिन डी का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में कैल्शियम और जो फास्फोरस होते हैं उनकी मात्रा को नियंत्रित करता है, और कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है, और जो है ये उसके अवशोषण में सहायक होता है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? यह कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित भी करता है, और उनके निर्माण में भी हमारा विटामिन डी सहायक होता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित रखता है, कैल्शियम और फास्फोरस के निर्माण में भी विटामिन डी सहायक होता है। और यह जो है हमारे अस्थियों के निर्माण में भी, हमारी अस्थियों को स्वस्थ रखने का कार्य भी विटामिन डी करता है। यह हमारे दांत को स्वस्थ रखने, उसके दांत की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और जो इनेबल जो हमारे दांतों के ऊपरी आवरण है, बाहरी आवरण है, उनके जमाव में उसको सही रखने का कार्य विटामिन डी करता है। और यह सामान्य रूप से शारीरिक वृद्धि और विकास में भी विटामिन डी सहायक होता है। तो इसके कार्य क्या है? ये कैल्शियम और फास्फोरस के निर्माण में सहायक होता है, अवशोषण में सहायक होता है, या कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। अवशोषण में सहायक। और क्या करता है? यह कैल्शियम और फास्फोरस के किसमें निर्माण में भी सहायक होता है। निर्माण में सहायक। और क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, या कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? यह शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक। और क्या करता है? यह दांतों को स्वस्थ रखने का कार्य भी करता है। दांतों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि विकास में सहायक। ओके। और यह जो दांतों में जो इनेमल होते हैं, यानी बाल भाग के जमाव में सहायक होता है। दांतों के
नेमल यानी बाह्य भाग के जमाव में सहायक। और क्या कार्य करता है? यह आंतों में प्रोटीन के सृजन कार्य से भी संबंध रखता है। आंतों में जो प्रोटीन का सृजन यानी निर्माण होता है उससे भी यह संबंध रखता है। और यह पैराथायराइड ग्लैंड पर नियंत्रण रखता है और उनसे निकलने वाले हार्मोन पर भी यह नियंत्रण रखता है। किस पे? पैराथायराइड हार्मोन यानी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण और उनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन को भी यह नियंत्रित निकलने वाले हार्मोन को नियमित और नियंत्रित रखता है। नियमित और नियंत्रित तो विटामिन डी का कार्य क्या हुआ? विटामिन डी जो होता है यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के निर्माण में, और उसके मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, शारीरिक वृद्धि और विकास में। और किसमें सहायक होता है? दांतों को स्वस्थ रखने में, उसके वृद्धि विकास में, नेमल के यानी बाह्य भाग को जमाने में सहायक होता है। और पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, उनके द्वारा जो वो हार्मोन्स निकलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, उनको भी यह नियंत्रित और नियमित करने का कार्य करता है। कौन? विटामिन डी। ओके, तो ये हमारे विटामिन डी के कार्य हो गए। विटामिन डी के कार्य नोट कर लीजिए। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हमने आपको बताया भी था, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। और क्या होता है? विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया जो कि वयस्कों में होता है, ओस्टियोपोरोसिस जो कि वृद्धों में होता है, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? नोट कर लीजिए। रिकेट्स होता है शिशुओं में, ओस्टियोमलेशिया जो कि वयस्कों में होता है, ओस्टियोपोरोसिस जो कि वृद्धों में होता है। विटामिन डी की कमी, इसकी कमी से कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? रिकेट्स हो जाता है। ये किसमें होता है? रिकेट्स शिशुओं में होता है, शिशुओं में। और ओस्टियोमलेशिया ये किसमें होता है? वयस्कों में। और ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस हमने बताया था यह वृद्धों में होता है। तो रिकेट्स जो है शिशुओं में होता है और ओस्टियोमलेशिया वयस्कों में, ओस्टियोपोरोसिस वृद्धों में होता है। अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन से होते हैं? रिकेट्स हो गया और वो लेग्स यानी धनुषाकार पैर,
बोलेक्स। इसमें क्या होता है, पैर का आकार जो है वह धनुषाकार हो जाता है और पैर की जो हड्डियां होती है वह मुलायम हो जाती। कैसी हो जाती है, पैर की हड्डियां मुलायम हो जाती है और पैर का आकार धनुषाकार हो जाता है। हड्डियां मुलायम, ओके। और रिकेट रोजरी हो जाता है। रिकेट रोजरी, इसमें क्या होता है, जो पैर जो जॉइंट्स होते हैं उसकी हड्डियां जो होती है वह बढ़ जाती है, यानी जोड़ों की हड्डियां बढ़ जाती हैं। जोड़ों की हड्डियां बढ़ जाती हैं, ओके। और क्या होता है, कार्नियो ट्यूब्स। कार्नियो ट्यूब्स हो जाता है, इसमें क्या होता है, तालू नरम हो जाता है। तालू नरम हो जाता है और लंबाई भी जो होती है वह कम हो जाती है, 3 से 4 फीट तक होती है। लंबाई कम कितनी हो जाती है, 3 से 4 फीट तक की। विटामिन डी की कमी होने पर लंबाई कम हो जाती है। लंबाई कम कितनी रह जाती है, 3 से 4 फीट तक ही रह जाती है, ओके। और क्या होता है, बेचैनी और चिड़चिड़ापन होता है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और टिटैनी हो जाता है। क्या हो जाता है, टिटैनी, ओके। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है शिशुओं में, बोलेक्स हो जाता है, इसमें क्या होती है, हड्डियां मुलायम हो जाती है, पैर धनुषाकार हो जाता है और रिकेट रोजरी यानी जोड़ों की जो हड्डियां होती है वह बढ़ जाती है। उसके बढ़ने पर भी होता है ना, काफी पेन होता है इंसान को, तो इसकी जोड़ों की हड्डियां जो होती है रिकेट रोजरी में या बढ़ जाती हैं। और कार्नियो ट्यूब्स में इसमें तालू जो होता है वह नरम हो जाता है। लंबाई की वृद्धि यानी लंबाई कम बढ़ती है, मतलब 3 से 4 फीट तक ही वह रह जाता है। बेचैनी और चिड़चिड़ापन होता है, टिटैनी हो जाता है। और ओस्टियोमलेशिया यह वयस्कों में होता है और खासकर महिलाओं में होता है। किसमें होता है, महिलाओं में यह ज्यादा देखने को मिलता है। और किन महिलाओं में, ज्यादातर गर्भवती और धात्री महिलाओं में देखने को मिलता है। किसमें, गर्भवती और धात्री महिलाओं में, यानी ब्रेस्ट फीड कराने वाली जो महिलाएं हैं उनमें यह समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें इसलिए प्रेगनेंसी पीरियड में विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। जितने भी विटामिन सभी लेने चाहिए, लेकिन विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो गर्भवती और धात्री महिलाओं में ज्यादातर ओस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। और क्या होता है, अगर इसकी कमी हो गई तो प्रसव के समय बहुत कठिनाई होती है। उसमें क्या होता है, पैर, पसलियां, इन सबकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट भी सकती है, ओके। और ओस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में छेद हो जाता है, हार्मोन्स की कमी होती है, जो कई हार्मोन्स होते हैं उनमें कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर भी हो जाती है और हड्डियों में छेद हो जाता है और हार्मोन्स की कमी हो जाती है और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। किसकी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आई बात समझ में, ओस्टियोमलेशिया ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, उन महिलाओं में जो गर्भवती और धात्री होती है। ओस्टियोपोरोसिस वृद्धों में देखने को मिलता है, इसमें हड्डियां काफी
कमजोर हो जाती है, हड्डियों में छेद और हार्मोन्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हमें विटामिन डी की कमी में देखने को मिलती हैं। और विटामिन डी को हाइपोविटामिनोसिस भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी को क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी को हाइपोविटामिनोसिस भी कहा जाता है। ओके, तो इसकी कमी को क्या कहा जाता है? हाइपोविटामिनोसिस। और क्या होता है? इसकी कमी से नॉक नी हो जाता है। नॉक नी क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? नॉक नी। इसमें क्या होता है? हड्डियों से खट खट की आवाज आती है। हम लोग जैसे दरवाजे को नॉक करते हैं ना, किसी के रूम में जाने से पहले दरवाजे को नॉक किया जाता है अंदर जाने के लिए, तो वैसे ये क्या होता है? विटामिन डी की कमी से नॉकनी हो जाता है। नॉकनी में क्या होता है? हड्डियों से खट खट की आवाज आती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें नॉकनी में क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियों में खट खट की आवाज आती है। तो विटामिन डी की कमी को क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस। क्या कहा जाता है? विटामिन डी की कमी को हाइपोविटामिनोसिस भी कहते हैं। और इसकी कमी से नॉकनी हो जाता है, यानी हड्डियों से खट खट की आवाज आती है। उठने, चलने, बैठने, सभी कार्यों को करने में क्या होता है? हड्डियों से आवाज आती है। होता है ना, कभी कभी हड्डियों से आवाज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? नॉकनी। तो नॉकनी किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से होता है। ओस्टियोपोरोसिस हमारा वृद्धों में और ओस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। तो आई बात समझ में? अब हम लोग विटामिन डी की अधिकता के बारे में देखेंगे। विटामिन डी की अधिकता 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 से क्या होता है? विटामिन डी की अधिकता से विटामिन डी की अधिकता से पैराथायराइड हार्मोन और फास्फोरस की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और कभी कभी अभाव भी देखने को मिलता है। कहाँ पे? जैसे फेफड़ों में, हृदय में, रक्त वाहिनियों में, रक्त में, इन सभी में हमारी कमी देखने को मिलती है। विटामिन डी की अधिकता और पैराथायराइड हार्मोन्स की अधिकता से कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी कैल्शियम का अभाव भी देखने को मिलता है। क्या होता है? कैल्शियम का अभाव देखने को मिलता है। तो नोट कर लीजिए, विटामिन डी और पैरा हार्मोन्स की अधिकता से हमने बताया ना कि यह क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन्स को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। ग्लैंड पर नियंत्रण रखता है ना पैराथायराइड ग्लैंड पर, तो हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो जब विटामिन डी की अधिकता हो जाती है और थायराइड की अधिकता से कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है।
और कभी कभी क्या होता है, और कभी कभी किसी स्थान पर कैल्शियम का अभाव भी हो जाता है। क्या हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है, किसी स्थान पर कैल्शियम का अभाव हो जाता है। जैसे कहाँ कहाँ हो जाता है, जैसे रक्तवाहिनियों में और रक्त में, गुर्दे में, फेफड़े में, हृदय में, इन सभी में कैल्शियम का अभाव हो जाता है। क्या होता है, कैल्शियम का अभाव हो जाता है। तो विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन्स की अधिकता के परिणाम स्वरूप कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है और कभी कभी इसका कई स्थानों पर अभाव भी देखने को मिलता है। जैसे कहा, रक्तवाहिनियों में, रक्त में, गुर्दे में, फेफड़े में, हृदय में, इन सभी में इसका अभाव देखने को मिलता है। तो कैल्शियम की अधिकता से और क्या होता है, भूख नहीं लगती, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है और सिर में दर्द होता है, चक्कर आना, ये सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। भूख न लगना, चक्कर आना, भोजन के प्रति अरुचि, और क्या होता है, सिर दर्द, ये सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती हैं। ओके, तो सॉरी, कमी से नहीं, विटामिन डी की अधिकता से ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। विटामिन डी की कमी से, जैसा हमने अभी बताया, रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस नामक समस्या हो जाती है और अधिकता से ये सारी परेशानियां होती हैं। और विटामिन सी का अवशोषण जो होता है वह अल्प मात्रा में छोटी आंत में होता है। किसमें अवशोषण होता है इसका, विटामिन डी का अवशोषण छोटी आंत में, और इसका विसर्जन किसके द्वारा होता है, मल द्वारा। विसर्जन मल के द्वारा। विटामिन डी का विसर्जन किसके द्वारा होता है, केवल यह मल के द्वारा इसका विसर्जन होता है और यह मुख्य रूप से त्वचा के एडिपोज ऊतकों में संग्रहित होता है। किसमें संग्रहित होता है, संग्रह इसका मुख्य रूप से संग्रह त्वचा के एडिपोज ऊतकों में, त्वचा के एडिपोज ऊतकों में मुख्य रूप से इसका संग्रह जो होता है त्वचा के एडिपोज ऊतकों में होता है। कुछ मात्रा में यह यकृत में, कुछ मात्रा में यह हमारा विटामिन डी यकृत में और अल्प मात्रा में प्लीहा में संग्रहित होता है। किसमें, कुछ मात्रा में यकृत में और अल्प मात्रा में प्लीहा में। अल्प मात्रा में प्लीहा में, काफी नीचे हो गया है, संग्रहित होता है। ओके, तो इसका अवशोषण जो है, अभिशोषण छोटी आंत में अल्प मात्रा में होता है और विसर्जन इसका केवल मल के द्वारा होता है, इसका विटामिन डी का। और इसका संग्रह जो है त्वचा के एडिपोज ऊतकों में, मुख्य रूप से विटामिन डी का संग्रह कहाँ होता है, त्वचा के एडिपोज ऊतकों में होता है और कुछ मात्रा में यह यकृत में संग्रहित होता है, बहुत ही अल्प मात्रा में यह हमारे प्लीहा में संग्रहित होता है। कौन, विटामिन डी। तो विटामिन डी प्लीहा में संग्रहित होता है। तो
विटामिन डी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हमने बताया ना विटामिन डी की कमी से टिटैनी हो जाता है। उसमें क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, टिटैनी में मांसपेशियों में ऐंठन होती है और दर्द होता है। टिटैनी के बारे में हमने नहीं बताया ना, तो उसको नोट कर लीजिएगा कि मांसपेशियों में ऐंठन और मांसपेशियों में दर्द होता है, यानी हाथ पैर में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द और हाथ पैर में ऐंठन भी होता है। तो हमारा विटामिन डी कंप्लीट हुआ। हमने देखा इनके कौन से केमिकल नेम है और कितने नेम है। तो कैल्सीफेरॉल इनका केमिकल नेम है और इन्हें सनशाइन विटामिन और एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। इसकी पर्याप्त मात्रा से रिकेट्स नहीं होता है और इसकी कमी से कौन सी समस्याएं होती है, इसकी अधिकता से, ये सब हमने बताया। विटामिन डी जो है यह पर्याप्त मात्रा में किसमें पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में, या विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह मछलियों के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी हमारा सूर्य के प्रकाश से, मछलियों के तेल से या बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के। तो ए और डी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब बचा हम लोगों का विटामिन ई और के। कौन सा विटामिन, विटामिन ई। विटामिन डी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। विटामिन ई, विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, इसके केमिकल नेम क्या है, टोकोफेराल। क्या है, टोकोफेराल, इसका केमिकल नेम टोकोफेराल है। और इसको फर्टिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कौन सा, फर्टिलिटी विटामिन। फर्टिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। ओके। और टोकोफेराल इसका केमिकल नेम है। और किस नाम से इसको जाना जाता है, बांझरोधी विटामिन और बांध्यता प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। क्या, बांझरोधी विटामिन, बांझरोधी विटामिन और बांध्यता प्रतिरोधक विटामिन। इसको क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। बांध्यता प्रतिरोधक विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसको जनन क्षमता विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन का मतलब जनन क्षमता विटामिन भी कहते हैं। आप इनके नाम को हिंदी और इंग्लिश में जो भी है सभी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इनका इंग्लिश मीनिंग आपको पता नहीं होता, कभी हिंदी, तो इसलिए दोनों को याद रखिए। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेराल। और विटामिन बी, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कभी कभी होता है ना कि विटामिन ई के जो आते हैं फेस पे लगाने के लिए, टेबलेट जैसा आता है वो, तो अगर हम विटामिन डी पर ई पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती। ये डार्क सर्कल जो हो जाते हैं, ये सब इन्हीं की कमी से होते हैं। तो ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है
बाध्यता प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, जिसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, और फर्टिलिटी विटामिन जनन क्षमता विटामिन कहते हैं। तो यह विटामिन ई जो है यह जनन क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है, जिस कारण इसे बांझरोधी कहते हैं, यानी यह बाध्यता की उससे समस्या से बचाता है। तो इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, बांझरोधी विटामिन, जनन क्षमता विटामिन यानी फर्टिलिटी विटामिन, इन सारे नामों से विटामिन ई को जाना जाता है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसको मिटा दूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके जितने भी नेम है सभी को आप एक लाइन में सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है बाध्यता रोधक या बांध प्रतिरोधी विटामिन इसे कहते हैं। तो सारे जितने भी नाम है इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो टोकोफेरॉल जो है इसका जो केमिकल नेम टोकोफेरॉल जो है यह किसका, ग्रीक भाषा के शब्द, किससे, ग्रीक भाषा के या 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों कौन कौन से हैं, टोको जिसका मतलब हुआ शिशु, फेरो जिसका मतलब है जन्म या उत्पन्न, इसका अर्थ हुआ जन्म या उत्पन्न, और टोकोफेरो एल या आल, इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल। ओके, तो टोकोफेरॉल जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, टोको जिसका अर्थ शिशु, और फेरो जिसका मतलब जन्म या उत्पन्न, और आल जिसका मतलब एल्कोहल, इन 3 शब्दों से मिलकर टोकोफेरॉल बना है, मिलकर बना है। तो टोकोफेरॉल का आशय क्या होगा, हम कह सकते हैं विटामिन ई का आशय शिशु के जन्म वाला विटामिन भी इसको कहते हैं। विटामिन ई का आशय क्या होगा, शिशु के जन्म वाला विटामिन कहा जाता है इसको। विटामिन ई का आशय शिशु जन्म वाला विटामिन से है। विटामिन ई का आशय शिशु जन्म वाला विटामिन से है। तो पूछ सकते हैं ना, विटामिन ई का आशय शिशु जन्म वाला विटामिन का आशय किससे है, किस विटामिन से है, तो आप विटामिन ई से है। तो विटामिन ई का आशय शिशु जन्म वाले विटामिन से है। और टोकोफेरॉल जो है हमारा ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से, टोको जिसका अर्थ शिशु, फेरो जन्म या उत्पन्न, और आल जिसको एल्कोहल कहते हैं, इन तीनों शब्दों से मिलकर टोकोफेरॉल बना है। अब यह टोकोफेरॉल जो है इसका मतलब खोज कैसे किया गया है, इसका खोज गेहूं के भ्रूण से किया गया। किससे किया गया, गेहूं के भ्रूण से किया गया। यह सबसे अधिक मात्रा में मक्के के भ्रूण में पाया जाता है और गेहूं के भ्रूण में भी पाया जाता है। मक्के के भ्रूण के तेल में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप इन सभी को नोट कर लीजिए। और विटामिन ई जो है इसको आक्सीरोधक पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है विटामिन ई को, आक्सीरोधक पदार्थ। विटामिन ई को आक्सीरोधक पदार्थ कहा जाता है। और इसका स्टोर कहाँ होता है, इसका स्टोर, विटामिन ई का स्टोर हमारे यकृत में होता है। इसका स्टोर
यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो विटामिन ई को ऑक्सीरोधक पदार्थ भी कहा जाता है। इसका स्टोर यकृत में होता है और यह जब पराबैंगनी कीड़ों के संपर्क में आता है तो विटामिन ई नष्ट हो जाता है। किसमें? पराबैंगनी कीड़ों के संपर्क में, बैंगनी कीड़ों के संपर्क से यह नष्ट हो जाता है। तो विटामिन ई हमारा जो है अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे यह नष्ट हो जाता है। और यह ग्रीक भाषा के शब्द से टोकोफिलाल बना है। और हम अब देखेंगे विटामिन ई के कार्य। तो हमने देखा विटामिन ई के नाम कौन से हैं, किन शब्दों से मिलकर यह बना है और विटामिन ई का स्टोर कहाँ होता है। अब विटामिन ई के कार्य क्या है? विटामिन ई का कार्य क्या है? यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और यह जनन क्षमता को बनाए रखने में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? जनन क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। तो विटामिन ई के कार्य क्या है? विटामिन ई जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है और यह जनन में सहायक होता है और कोशिकाओं की रचनात्मक एकता में यह सहायक होता है। कौन? विटामिन ई। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के उपापचय में भी विटामिन ई सहायक होता है। तो विटामिन ई के कार्य कौन कौन से हैं? यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ई के कार्य कौन से हैं? आरबीसी के निर्माण में सहायक और प्रजनन में सहायक। किसमें? प्रजनन में सहायक। और क्या कार्य करता है विटामिन ई? कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने का कार्य करता है। किसको? कोशिकाओं की रचनात्मक एकता बनाए रखना। और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के उपापचय में विटामिन ई सहायक होता है। किसमें? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के उपापचय में सहायक। ओके, तो विटामिन ई का कार्य क्या है? यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, यह प्रजनन में सहायक होता है, यानी प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है और कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने का कार्य करता है और न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के उपापचय में हमारा विटामिन ई सहायक होता है। तो ये सभी विटामिन ई के कार्य हैं। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, यकृत नेफ्रोसिस हो जाता है, यानी मांसपेशियों में क्या होता है? यकृत नेफ्रोसिस में यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वह मर जाती है। यकृत नेफ्रोसिस में इसकी कोशिकाएं मर जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन होता है और क्या होता है? पुरुषों में इसकी कमी से जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और क्या होता है? शुक्राणु जनक उपकला भी नष्ट हो जाती है। तो इसकी कमी, विटामिन ई की
कमी के कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? जनन क्षमता में कमी, यकृत नेफ्रोसिस, जिसमें यकृत की कोशिकाएं क्या होता है? मर जाती हैं। यकृत की कोशिकाएं मर जाती हैं। और क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होता है, और पुरुषों में विटामिन ई की कमी से पुरुषों में जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और कुछ समय बाद शुक्राणुजनक उपकला भी नष्ट हो जाती है। शुक्राणुजनक उपकला भी नष्ट हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? जनन क्षमता की कमी हो जाती है। और महिलाओं में इसकी कमी से गर्भकाल में भ्रूण का विकास जो है वह रुक जाता है और बार बार गर्भपात होता है। महिलाओं में गर्भावस्था में भ्रूण का विकास रुक जाता है। भ्रूण का यानी गर्भस्थ शिशु का विकास रुक जाता है। और क्या होता है? बार बार गर्भपात होता है। बार बार गर्भपात की समस्या देखी जाती है। बार बार तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, यकृत नेफ्रोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है? यकृत की कोशिकाएं मर जाती हैं। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, यकृत नेफ्रोसिस हो जाता है, जिनमें यकृत की कोशिकाएं मर जाती हैं। और क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन होता है, और पुरुषों में जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। और क्या होता है? उसके बाद जो है शुक्राणुजनक उपकला जो है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, जिससे प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है। और क्या होता है? इसमें महिलाओं में गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी पीरियड में जो भ्रूण होता है उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, और बार बार गर्भपात की समस्या देखने को मिलती है। यानी अगर विटामिन ई की कमी रहेगी तो प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे बाझपन देखने को मिलता है। और क्या होता है? बार बार गर्भपात यानी मिसकैरेज हो जाता है। ओके, तो ये सारी समस्याएं विटामिन ई की कमी से देखने को मिलती हैं। और इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? नोट कर लीजिए।
प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं? मक्के के भ्रूण के तेल में अधिक मात्रा में यह पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? गेहूं के भ्रूण में। गेहूं के भ्रूण में या गेहूं के भ्रूण में पाया जाता है और मक्के के तेल में सर्वश्रेष्ठ मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति तेलों से भी यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति तेल यानी वनस्पति तेल का मतलब जितने हमारे वनस्पति जगत से जो तेल प्राप्त होते हैं, तो वनस्पति तेल में और फल और सब्जियों में यह बहुत ही निम्न मात्रा में इसके निम्न स्रोत हैं फल और सब्जियां। तो सबसे अधिक यह मक्के के भ्रूण के तेल में, गेहूं के भ्रूण में और वनस्पति तेल में यह पाया जाता है विटामिन ई। अब हम लोग विटामिन के बारे में देखेंगे। कौन सा? विटामिन के। वीडियो क्लियर है? विटामिन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। विटामिन के, विटामिन के को क्या कहा जाता है? इसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या है? नेफ्रोक्विनोन। क्या है? इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम नेफ्रोक्विनोन है। किसका? विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्रोक्विनोन। और इसको ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड एजेंट। ब्लड क्लॉटिंग एजेंट यानी यह रक्त के थक्का जमाने का कार्य करता है, जिस कारण विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी कहा जाता है। इसको एंटी हेमरेज विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी एंटी हेमरेज विटामिन भी कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन और संश्लेषित विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। संश्लेषित विटामिन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्रोक्विनोन है। क्या है? नेफ्रोक्विनोन। और विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी कहते हैं, एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं और संश्लेषित विटामिन के नाम से भी विटामिन के को जाना जाता है। और विटामिन के को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? विटामिन K1 और विटामिन के को K1 और K2 में बांटा गया है। K1 और K2। K1 को क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन कहा जाता है K1 को, और K2 को क्या कहा जाता है? फ्रैंक्विनोन।
फ्रैंक फ्रैंक्यूनोन के नाम से इसको जाना जाता है। तो विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन और K2 को फ्रैंक्यूनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैंक्यूनोन। इसको फ्रैंक्यूनोन के नाम से जाना जाता है। यह किसमें? वनस्पत जगत में अधिक मात्रा में K1 पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वनस्पत जगत में, मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों में यह पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? यह वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। और मुख्यतः किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों में। हरी पत्तेदार सब्जियों में यह पाया जाता है। और फ्रैंक्यूनोन क्या होता है? यह किसमें पाया जाता है? यह प्राणी जगत से प्राप्त होता है। किससे? प्राणी जगत से। प्राणी जगत से प्राप्त होता है। मुख्यतः किससे? सड़ी गली मछलियों में। सड़ी गली मछलियों से। और क्या होता है? इसका जो निर्माण होता है फ्रैंक्यूनोन, इसकी प्राप्ति हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई के द्वारा स्वतः ही हमारे शरीर में इसकी प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरिया जैसे कौन सी बैक्टीरिया? आंतों में हमारे ई कोलाई पाया जाता है ना, ई कोलाई। कुछ बैक्टीरिया यानी ई कोलाई के द्वारा स्वतः ही प्राप्त होती है। तो फाइलोक्विनोन जो कि हमारा वनस्पत जगत से प्राप्त होता है, यह मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। और K2 यानी फ्रैंक्यूनोन, इसको सही से लिख देती हूँ अगर आप कंफर्म ना हो। ओके, तो विटामिन की को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन के को दो भागों में, K1 जिसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, या वनस्पत जगत से मुख्यतः हरी पत्तीदार सब्जियों से प्राप्त होता है। और K2 को क्या कहते हैं? फ्रैंक्यूनोन, या प्राणी जगत से प्राप्त होता है या सड़ी गली मछलियों में। और यह हमारी इसकी प्राप्ति जो है हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जैसे ई कोलाई के द्वारा होती है। ओके, यह हरी पत्ते विटामिन के, इसको नोट, प्राप्ति के स्रोत क्या है इसको नोट कर लीजिए। प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके उत्तम स्रोत हैं। और क्या है? अनाज, दूध व दूध से बने पदार्थ, अनाज, दूध व दूध
से बने पदार्थ और मांस तथा मछली, मांस मछली में या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसमें? मांस मछली दूध से बने पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में, और यह टमाटर कद्दू फल संतरा केला इन सभी में निम्न मात्रा में पाया जाता है। क्या? टमाटर कद्दू फल संतरा केला ये सभी इसके क्या है? निम्न स्रोत है। ओके, तो हरित पत्तेदार सब्जियों में यह उत्तम स्रोत है या इसके, और अनाज दूध व दूध से बने पदार्थ मांस मछली इसमें पर्याप्त मात्रा में हमारा विटामिन के पाया जाता है। टमाटर कद्दू फल संतरा केला इन सभी में यह निम्न मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है? यह रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, और प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है उसके निर्माण में विटामिन के सहायक होता है। प्रोथाम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है यह रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। तो विटामिन के कार्य, तो विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाना। और क्या कार्य है इसका? यह प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक। क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक, और प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे चोट वगैरह घाव हो जाने पर ब्लड जो होता है वह बहते रह जाते हैं, थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसकी कमी से क्या होता है? थक्का न जमना और प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन की कमी। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन की कमी हो जाती है विटामिन के की कमी से। और माता के दूध में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और गाय के दूध में यहाँ अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। किसके? माँ के दूध में। माँ के दूध में क्या? विटामिन के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और गाय में अपेक्षाकृत कम। इसमें गाय में। तो विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का होता है वह नहीं जमता है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह ब्लड का थक्का जमाने का कार्य करता है। और क्या है? प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो हमारे फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन है A, D, E, K, आज इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों के विटामिन जितने भी हैं वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल सारे कंप्लीट हो गए। अब आज टाइम थोड़ा कम है, कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे है, रक्त का थक्का किस प्रोसेस से, किस माध्यम से कैसे जमता है। ओके।
थैंक यू।